Hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. In this video हम SNS की लास्ट यूनिट नंबर 7 क्लाइमेट चेंज द वे फॉरवर्ड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें जियोथर्मल एनर्जी और विंड पावर के बारे में बता रखा है. सबसे पहला पॉइंट हमें बता रखा है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में कि जो रोमन्स थे वो फर्स्ट पर्सन्स थे जिन्होंने रिसर्च करी और नॉलेज डेवलप करी इन जियोथर्मल एनर्जी बाय बिल्डिंग पब्लिक बाथ्स ओवर हॉट स्प्रिंग्स इन इटली. उसके बाद मॉडर्न विंड टर्बाइंस जो हैं दे हैव अप टू 8,000 पार्ट्स एंड कैन रीच 90 मीटर्स इन हाइट विद ब्लेड्स अटैच्ड. नाउ नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू इन न्यूक्लियर फ्यूजन. जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनाउंस किया एक सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर क्लीन एनर्जी सोर्स. न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एटम्स. कोई भी दो एटम्स हैं उनको कंबाइन कर कर एक ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. इस तरीके का फ्यूजन हम सन में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है इंडियाज़ एक्शन मेजर्स. इंडिया ने क्या एक्शंस लिए हैं टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज. तो सबसे पहले इंडिया इज़ प्रोटेक्टिंग ग्लेशियर्स एंड रिड्यूसिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, lowering GHG emissions by cutting coal dependency and increasing the use of renewable energy. जो इंडिया है वो कोल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा के रीन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर कर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर रही है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी कम कर रहे हैं. इंडियन रेलवेज ने भी ग्रीन एंड इको फ्रेंडली सिस्टम्स की तरफ ट्रांजिशन किया है. प्रमोशन ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड कार्बन टैक्सेशन ऑन डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड कोल. डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोल के ऊपर भी टैक्स लगाया है. नाउ एक्साइज ड्यूटी हाइक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू डिस्करेज फॉसिल फ्यूल यूज़. पेट्रोल डीजल इन फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए गए हैं इनके ऊपर के, जिससे कि कम से कम इनका यूज़ हो. एजुकेटिंग गर्ल्स एज अ क्लाइमेट स्ट्रैटेजी. गर्ल्स को एक क्लाइमेट स्ट्रैटेजी के तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना, जिससे कि क्या होगा, जो बर्थ रेट है वो कम हो जाएगी एंड कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस हो जाएंगे. कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, बेसिकली पर पर्सन कितना कार्बन एमिट कर रहा है. एफॉरेस्टेशन एफर्ट सपोर्ट बाय द 14th फाइनेंस कमीशन एलोकेटिंग $6 बिलियन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट कवर. इसके बाद हमारा आ जाता है कि रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की ज़रूरत ही क्या है. कि फॉसिल फ्यूल्स पे काम अच्छी तरह चल रहा है, कोल अच्छी तरह वर्क कर रहा है एनर्जी बनाने के लिए, तो हमें उसे छोड़कर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने की ज़रूरत क्या है. सो फॉसिल फ्यूल बर्निंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज. हमें पता है फॉसिल फ्यूल जितना बर्न होंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, जिससे हमारा क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है. इन्वेस्टिंग इन क्लीन सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी इज़ क्रूशियल. क्लीन सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रीन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो ऑफर लो एमिशंस एंड रिप्लेनिश नेचुरली. जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, ये क्या करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करते हैं और ये नेचुरली रिप्लेनिश हो सकते हैं. शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रीन्यूएबल इज़ एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल्स हैं, ये अगर अभी एक्सेसिव यूज़ करे जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी, मीन्स सस्टेनेबली यूज़ नहीं होगा. एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं वापस बनने के लिए. सो इसीलिए रीन्यूएबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इसके बाद हमारी आ जाती है टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एंड देयर बेनिफिट्स. रीन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनके बेनिफिट्स. तो सबसे पहले हमारा सोलर एनर्जी. सो ये सोलर एनर्जी क्या होती है, सारी की सारी एनर्जी हमारी सन से लेती है. सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जो सोलर पैनल्स हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. फोटोवोल्टिक EV एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड 3.6% टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2022. फोटोवोल्टिक एनर्जी क्या होती है, जो भी एनर्जी सोलर पैनल्स बना रहे हैं उसे फोटोवोल्टिक एनर्जी कहते हैं.
अभी 2022 अबाउट 3.6% ऑफ जो एनर्जी है वो सन से जनरेट की गई ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में अबाउट 3.6% जो एनर्जी जनरेट हुई थी वो सन से हुई थी। नाउ नेक्स्ट इज, जो इंडिया है वो एक्सपेक्ट कर रही है कोल पावर जनरेशन को कम करने की टिल 2027। इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी टू रीच 110 गीगावाट बाय 2026 विद राजस्थान लीडिंग। जो इंडिया की सोलर पावर एनर्जी कैपेसिटी है वो 2026 तक 110 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। एंड इसको सबसे ज़्यादा लीड इन इंडिया कौन कर रहा है? राजस्थान। Bhadla Solar Park in Rajasthan is the world's largest solar park as of 2023. As per 2023 largest solar park है world का, covering 5,783 hectares and it generates about 2,245 megawatt of power. Next type है हमारा wind energy. विंड एनर्जी जो है इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर विया विंड टर्बाइंस। विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर बाय विंड टर्बाइंस। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर। जो चाइना है वो विंड पावर जो एनर्जी का सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बाय द यूज़ ऑफ विंड पावर, वो हमारा चाइना है। India's wind power potential is high with production reaching 2.8 gigawatt as per April 2023. India aims for 21.1 gigawatt of new installations by 2027. अभी तक जितने wind turbines हैं इंडिया में उसके हिसाब से इन 2023 जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो 2.8 गीगावाट थी। एंड इंडिया एम कर रहा है कि 2027 तक जो भी वो इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं नए विंड टर्बाइंस की, इट विल रीच टू 21.1 गीगावाट। नेक्स्ट, मुपांदल विंड फार्म इन तमिलनाडु इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। जो हमारा सोलर पार्क था वो राजस्थान में था, भादला सोलर पार्क, एंड विंड टर्बाइन वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट टाइप है हमारा हाइड्रो पावर। इन हाइड्रो पावर, हाइड्रो मीन्स वाटर, यूजेस डैम्स और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स टू कन्वर्ट वाटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अभी जो वाटर का फ्लो है उस फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है बाय यूजिंग डैम्स। ग्लोबल हाइड्रो पावर प्रोडक्शन रीच 4,300 टेट्रावाट आवर इन 2022. India's total installed capacity is 375.32 gigawatt with 12% 45.8 gigawatt from hydroelectricity. इंडिया में इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है? गुजरात, विच प्रोड्यूसेस अबाउट 43.5 गीगावाट ऑफ एनर्जी। नाउ फोर्थ टाइप इज आर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टाइडल टर्बाइंस। टाइडल टर्बाइंस का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसे ही हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। मोर प्रेडिक्टेबल देन विंड और सोलर एनर्जी। लार्जेस्ट टाइडल पावर स्टेशन इज इन शिवा लेक in South Korea, which produces about 254 megawatt. India's potential, Gulf of Kutch, Gulf of Khambat, which is in Gujarat, and the Sundarbans, West Bengal, is जहाँ पर इंडिया की मोस्ट पोटेंशियल है टू जनरेट टाइडल एनर्जी। नाउ फिफ्थ टाइप है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज हॉनेस्ट फॉर पावर। थर्मल एनर्जी है वो अर्थ की क्रस्ट से यूज़ होती है टू जनरेट पावर जनरेटेड फ्रॉम प्लेनेटरी फॉर्मेशन एंड रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स। जो भी रेडियो एक्टिव डिके है किसी भी एलिमेंट्स के, उसका यूज़ करते हुए हम एनर्जी बना रहे हैं, विच इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। लास्ट टाइप है हमारा बायोमास एनर्जी। तो बायोमास जो एनर्जी है इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक क्रॉप रेसिड्यूज, वुड एंड वेस्ट। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका यूज़ करते हुए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी बायोमास एनर्जी होती है। बायो एनर्जी अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी एंड 6% ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाई। जो बायोगैस एनर्जी है ये 55% ऑफ ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड
टोटल एनर्जी सप्लाई कितनी है? 6%. इंडियाज लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट is in Mithun, Gujarat, which saves about 500 metric tons of fuel wood annually. 500 metric tons पर ईयर फ्यूल वुड जो है सेव हो रहा है. इसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज दे रखी है जिसमें आपको वही टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी दिखा रखे हैं जो ऊपर मैंने बताए हैं. यहाँ पर फुल प्रोसेस विद इमेजेस है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना क्या क्या टाइप हमारा कितना कंट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी. अब रीन्यूएबल सोर्सेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जो हमारी एनर्जी है वो क्लीन रहे, क्लाइमेट चेंज ना हो. तो अब इसका बेनिफिट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं. अबंडेंट एंड एसेसिबल. जो रीन्यूएबल्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होते हैं एंड दीज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल प्राइस फ्लक्चुएशन. जो फॉसिल फ्यूल्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है उसके डिपेंडेंस को भी कम करते हैं. बिकॉज जो रीन्यूएबल्स हैं वो वर्ल्ड में आपको अबाउट हर जगह मिलेंगे. इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड पुअर्टी रिडक्शन. जो क्लीन एनर्जी है एंड यूज़ ऑफ रीन्यूएबल्स है ये जॉब क्रिएट करते हैं जिससे कि पुअर्टी रिडक्शन होती है एंड जॉब से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है. जो हमारे रीन्यूएबल्स होते हैं वो कोस्ट इफेक्टिव भी होते हैं. सोलर एनर्जी कोस्ट dropped by 85% in 2010 to 2020. 2010 and 2020 के इंटरवल में जो सोलर एनर्जी का कोस्ट है वो 85% तक ड्रॉप हुआ है. ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड कोस्ट फेल बाय 56% एंड 48% रेस्पेक्टिवली. इसके बाद हेल्थियर अल्टरनेटिव. फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन कोस्ट $29 ट्रिलियन एनुअली इन हेल्थ एंड इकोनॉमिक डैमेजेस. जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं एंड ये ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ये इकोनॉमी पे भी डैमेज कर रहा है एंड हेल्थ रिस्क भी बढ़ा रहा है. अब जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इन सभी चीज़ों को वेल एंड गुड करने के लिए अबाउट $29 ट्रिलियन हर ईयर लग जाते हैं. बट क्लीन एनर्जी रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन. जो क्लीन एनर्जी है वो इस एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगी एंड रिलेटेड डिसीजेस, जिससे कि हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, मतलब हेल्थ रिस्क कम हो जाएंगे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. नाउ जॉब क्रिएशन. ट्रांजिशनिंग टू नेट जीरो एमिशन विल क्रिएट 14 मिलियन न्यू क्लीन एनर्जी जॉब्स बाय 2030. नेट गेन 9 मिलियन जॉब्स डिस्पाइट फॉसिल फ्यूल सेक्टर डिक्लाइन. ना हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. ये जॉब क्रिएशन, हेल्थियर अल्टरनेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ ही इकोनॉमिक की सस्टेनेबिलिटी भी करती है. $5.9 ट्रिलियन वॉज स्पेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सब्सिड्स इन 2020. फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर $5.9 ट्रिलियन 2020 में स्पेंड हो गए थे एंड $4 ट्रिलियन एनुअली नीडेड फॉर रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट until 2030 to achieve net zero emission by 2050. और जो रीन्यूएबल एनर्जी है इसके अंदर इन्वेस्ट करते टाइम एनुअली ओनली $4 ट्रिलियन ही यूज़ होंगे. ठीक है, जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स वाले से कम है. इसके बाद यहाँ पर भी हमें 8 बेनिफिट्स दिखा रखे हैं जो आप बेनिफिट्स में लिख सकते हो. इसके बाद आ जाते हैं ड्रॉबैक्स. अभी रीन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट्स देख लिए, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, किन किन जगहों पर ये पीछे रह जा रही है. जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है दोज आर नॉट अवेलेबल फॉर 24/7 बिकॉज जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है वो नेचुरल फोर्सेस पर डिपेंड करती है, जैसे कि सनलाइट हो गई, विंड हो गई या वाटर हो गया. क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं वो अफेक्ट करती है हमारी पावर जनरेशन को. जैसे एग्जांपल दे रखा है, अगर रेनी या फिर क्लाउडी डेज हैं तो उस टाइम पे जो सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे सन की ज़रूरत है. ठीक है, ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, इसीलिए इसका ये एक ड्रॉबैक हो गया रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का. इट हैज़ लोअर एफिशिएंसी. रीन्यूएबल टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट एनर्जी एट अ लोअर एफिशिएंसी देन फॉसिल फ्यूल्स. अभी लोअर कैसे है एक बार देख लेते हैं. जो सोलर पैनल्स हैं ये ओनली 15 to 20% एफिशिएंसी देता है. कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो 40%, नेचुरल गैस प्लांट्स हैं वो 60% ऑफ एफिशिएंसी कर रहे हैं. तो एज़ कम्पेयर टू दीज जो रीन्यूएबल
वे है वो बहुत ही कम एफिशिएंट। इसके बाद एक और ड्रॉबैक आ जाता है कि जो ये चीज़ें हैं रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए इनका जो सेटअप है वो एक लार्ज स्पेस में करना पड़ता है, ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स नीड वास्ट लैंड एरियाज इम्पैक्टिंग फ्लोरा एंड फोना। एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया इन्हें चाहिए होता है जिसके कारण फ्लोरा एंड फोना, उस एरिया के फ्लोरा एंड फोना को भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हाई इनिशियल कॉस्ट। जब भी चीज़ों को सेटअप करते हैं तो जो इनिशियल कॉस्ट रहती है इस्टेब्लिशमेंट की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैन बी बैरियर फॉर लार्ज स्केल अडॉप्शन। एक लार्ज स्केल पे वर्क करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो एक बैरियर बन सकती है फॉर रीन्यूएबल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस। रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज ये रीन्यूएबल हैं तो मतलब इनको रीयूज़ करने के लिए रिसाइकिल करना पड़ेगा और जो वेस्ट होगा उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके चैलेंज, तो ये भी एक चैलेंज हो गया। रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस रिक्वायर प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, क्लाइमेट को हार्म ना करे। एग्जाम्पल दे रखा है सोलर पैनल्स डिग्रेड ओवर टाइम एंड कंटेन टॉक्सिक मटीरियल्स। जो सोलर पैनल्स हैं जैसे जैसे डिग्रेड होते जाएंगे वो टॉक्सिक मटीरियल कंटेन करते हैं जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट को अगर उसको रिसाइकिल नहीं करा गया तो, और वेस्ट को मैनेज नहीं किया गया तो। रिसाइकलिंग प्रोसेस नीड इम्प्रूवमेंट टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल हार्म। और जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा जिससे कि जो एनवायरमेंटल हार्म है वो प्रिवेंट हो सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इनिशिएटिव्स फॉर यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं। The Indian government has launched several programs to promote renewable energy and energy efficiency across all sectors. हर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, प्रमोट कर रही है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। These initiatives aim to encourage investment in clean technologies like energy storage, green hydrogen, energy efficiency and electric mobility. अब की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज बायोमास को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स। India has introduced biomass co-firing to reduce the CO2 footprints of thermal power generation. जो इंडिया है उन्होंने बायोमास को फायरिंग इंट्रोड्यूस करा है थर्मल पावर जनरेशन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। Since the mid 1990s, over 800 biomass power and co-generation projects have been installed to feed power into the grid. ग्रिड बेसिकली हमारी पावर स्टेशंस हो गए जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स तक जाती है। नेक्स्ट है एम्बिशियस सोलर एनर्जी टारगेट। द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज सोलर एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 20 गीगावाट टू 100 गीगावाट बाय 2025। इंडिया एम करती है सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में 20 गीगावाट से 100 गीगावाट तक इंक्रीज़ करने का एम है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है चैलेंजेस इन यूटिलाइजिंग रीन्यूएबल एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चैलेंजेस क्या है रीन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडियाज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्बन एक्सपेंशन हैव इंटेंसिफाइड एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है एंड अर्बन एक्सपेंशन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है एनर्जी सेक्टर को, बिकॉज जितने ज़्यादा पीपल होंगे उतनी ही ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होगी जो कि एक चैलेंज क्रिएट कर देते हैं गवर्नमेंट के लिए। मेजर ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स। जो डिस्कॉम्स हैं वो फेस करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू इरेगुलर पेमेंट साइकिल्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इम्प्रूव ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रोसेस है पावर स्टेशन से कंज्यूमर्स तक इलेक्ट्रिसिटी जाने की उसको इम्प्रूव करना एंड इम्प्लीमेंट्स चेक्स एंड बैलेंसेस एंड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेकेंड है अनरिलायबल एनर्जी सप्लाई। रीन्यूएबल एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस। ये हमने पहले देखा है जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड हो गया एट्सेट्रा, मेकिंग इट लेस स्टेबल देन फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें वो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करते, वो हर एक में फिट हो जाते हैं, लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये नेचुरल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो लेस स्टेबल हैं देन फॉसिल फ्यूल्स।
देन है एनर्जी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू हैंडल fluctuation, but battery storage is expensive and requires rare earth materials, raising sustainability concerns. Then weak transmission grid. Renewable projects are often located far from urban consumption centers. जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होती हैं ये अर्बन एरियाज से बहुत दूर होते हैं. एग्जाम्पल, अ सोलर प्रोजेक्ट इन ले वॉज कैंसल्ड ड्यू टू एन इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन सिस्टम. सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रेंथन करें. एग्जाम्पल, द 2013 ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम. देखो, अभी जो अर्बन एरियाज से जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत दूर बनते हैं, जिसके कारण वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसलिए जो ग्रिड सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा नीड है. देन है मैनेजिंग एक्सेस पावर जनरेशन. समटाइम्स रिन्यूएबल पावर मस्ट बी रिड्यूस्ड और टर्न्ड ऑफ टू प्रिवेंट ग्रिड फेलियर्स. कुछ टाइम क्या होता है कि जो रिन्यूएबल पावर है वो रिड्यूस करनी पड़ती है या फिर बंद करनी पड़ती है ग्रिड फेलियर्स से बचने के लिए. फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग एफर्ट्स हैव इम्प्रूव टू मेंटेन ग्रिड स्टेबिलिटी. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ. इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की क्या ग्रोथ है. इंडिया हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम अ पावर डिफेक्ट टू अ पावर सरपास नेशन विद ओवर 4 लाख मेगावाट installed electricity capacity. 40% of India's installed electricity capacity now comes from non-fossil fuel sources. India is the third largest renewable energy producer in the world. यहाँ पर हमें बता रखा है कि जो इंडिया है वो किस किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है एंड वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा है यूजिंग लेस फॉसिल फ्यूल्स एंड ट्राइंग टू बी फुली डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो इंडिया है वो 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट कर रहा है. इसी कारण जो इंडिया है वो इन प्रेजेंट टाइम थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड. इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी इंडिया दिखा रखा है. सोलर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विंड कितनी करता है, हाइड्रो, बायो पावर एंड न्यूक्लियर पावर. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द जर्नी टूवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया. इंडिया की जर्नी क्या रही है टूवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी. इंडिया इनिशियली रिलायंट ऑन कोल. स्टार्टिंग में इंडिया जो है वो फुली डिपेंडेंट था कोल पर, फॉसिल फ्यूल्स पर, बट ग्रेजुअली शिफ्टेड टू रीन्यूएबल एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लेकिन जो इंडिया है वो शिफ्ट कर रहा है टूवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी क्योंकि इट वांट्स टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाइड्रो पावर वाज इंडियाज फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मेकिंग इट 5th ग्लोबली इन यूजेबल पोटेंशियल. इंडिया ने सबसे पहले हाइड्रो पावर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करी थी एंड उसके कारण जो इंडिया है वो इसको ग्लोबली 5th पोजीशन देता है यूजेबल पोटेंशियल. देन है न्यूक्लियर पावर वाज डेवलप्ड विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी. बार्स के साथ मिलकर जो इंडिया है वो एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन रहा है इन न्यूक्लियर एनर्जी. Wind energy research began in 1960s and today India ranks 4th in the world in wind power capacity. 1960 में जो wind energy है उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई थी एंड टुडे जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर 4th रैंक पर आता है इन विंड पावर कैपेसिटी. इसके बाद है सोलर एनर्जी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स विद इंडिया लीडिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA. जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है इन मेकिंग ऑफ एनर्जी. जो सोलर एनर्जी है उसने बहुत सारी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करा है. बायोमास एनर्जी इज़ वाइडली यूज्ड रिड्यूसिंग CO2 एमिशन एंड क्रिएटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट. जो बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी क्या थी, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बन रही थी.
जो ये एनर्जी है वो वाइडली यूज़ हो रही है इन रूरल एरियाज़, जिससे कि वहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और ये कार्बन एमिशन को भी कम कर रहे हैं। नाउ प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। जो इंडिया है वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है इन क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज़ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाइल मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडिया है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम भी कर रहा है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करते हुए। नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट बाय इंडियन रेलवेज 2030 will cut 60 million metric tons of CO2 annually। जो इंडियन रेलवेज ने एक एक्शन लिया था कि वो 2030 तक 60 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशन जो है वो ख़त्म कर देंगे पर ईयर। द उजाला लेड बल्ब कैंपेन इज़ रिड्यूसिंग एमिशन बाय 40 मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर। और जो उजाला लेड बल्ब कैंपेन है वो पर ईयर जो है 40 मिलियन मैट्रिक टन्स जो हैं वो रिड्यूस कर रहा है। द नेशनल हाइड्रोजन मिशन इन 2013 एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो इंडिया को एक ग्लोबल हाइड्रोजन हब बनाने का एम रखता है। डिस्पाइट इट्स लार्ज पॉपुलेशन, इंडियाज़ पर कैपिटा CO2 एमिशन इज़ 1.8 मेट्रिक टन्स। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो इंडिया की पर कैपिटा CO2 एमिशन है वो सिर्फ 1.8 मेट्रिक टन्स है। पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल जो कार्बन एमिट हो रहा है, एज मच लेस देन चाइना एंड US। जो चाइना और US एमिट कर रहे हैं पर पर्सन उससे बहुत ही कम। चाइना 7.6 मेट्रिक टन एंड US 14.7 एंड इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 1.8 मेट्रिक टन है। एट COP21 2015 इंडिया कमिट to 40% non-fossil fuel energy and achieved it a decade early। एंड जो इंडिया का एम था COP21 में इन विच वॉज हेल्ड इन 2015, इंडिया ने कमिट करा था कि वो 40% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसे अचीव करेगा, और वो इंडिया ने कुछ दशकों पहले ही अचीव करा है। इंडियाज़ क्लाइमेट गोल्स इंक्लूड 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना चाहता है। 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स, जो एनर्जी जनरेट हो रही है ऑल ओवर द कंट्री उसके 50% ऑफ जो एनर्जी है वो रीन्यूएबल से जनरेट हो, ये एम रखता है। 1 बिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन रिडक्शन बाय 2030, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 बिलियन मेट्रिक टन रिडक्शन 2030 तक गोल रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो SDG 13 हमारा क्लाइमेट एक्शन होता है। क्लाइमेट एक्शन, दिस इज डिफाइंड नॉट डिफाइंड, as defined by United Nations Development Programme, involves reducing greenhouse gases emission and enhancing resilience on climate related impacts। की एक्शंस क्या हैं SDG 8 के? एड्रेसिंग क्लाइमेट हैज़ार्ड्स वर्ल्ड वाइड, जो भी क्लाइमेट के अफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो वर्ल्ड वाइड एड्रेस करना। इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट पॉलिसीज़ इनटू नेशनल स्ट्रैटेजीज़, जो भी क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उन्हें एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाना जिससे कि ये जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। राइजिंग अवेयरनेस एंड इम्प्रूविंग क्लाइमेट एजुकेशन, अवेयरनेस कर देना अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इसकी जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव करना। इन यूनिट 1 हमने देखा था कि प्राइमरीली एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिससे कि वो पहले से ही डिसीजंस अपने एक माइंडसेट बना सके कि किस तरीके से तुम्हें सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेज को यूज़ करना है एंड किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। नाउ SDG 13 क्या है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UN in 2015 and SDG 13 aims to combat climate change and its impacts। तो इसके 5 टारगेट्स थे। फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग रेजिलेंस टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, integrating climate measures into policies, building knowledge and capacity to address climate change, implementing the UNFCCC, promoting mechanisms for planning and management। ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो SDG 13 गोल है वो एम करता है कि जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से ओवरकम कर सकें, पहले से
प्रिपेयर्ड रहें कि अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन अगर होती है तो किस तरीके से उसके साथ हमें वर्क करना है। एंड जो भी पॉलिसीज़ बन रहे हैं एक नेशनल लेवल पे एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो वर्क है इस क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने का वो हो सके। एजुकेट करना, नॉलेज को स्प्रेड करना ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग UNFCCC जो कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करती है। नाउ global climate action and stakeholders. The UNFCCC leads international negotiations on climate change. A strong climate agreement will support sustainable development by reducing poverty, promoting economic growth and improving living conditions. जो UNFCCC है वो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट 13 के साथ मिलकर रिड्यूस करेगी पॉवर्टी को, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस। ये काम हमारा UNFCCC का है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन क्लाइमेट एक्शन। जो स्टेक होल्डर्स हैं जो क्लाइमेट एक्शन को कम्बैट करने में रोल प्ले कर रहे हैं वो 3 जगह पर हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 तरीके से है, लोकल, नेशनल एंड रीजनल। उसके बाद कुछ NGOs हैं, एक्टिविस्ट हैं या बिजनेसमैन्स हैं या बिजनेसेस हैं जो भी इससे रिलेटेड वर्क कर रही हैं, या फिर कंज्यूमर्स एंड लोकल कमिटीज़ टू कम्बैट दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें क्लाइमेट चेंज से वार्न कराया है, ए वार्निंग फॉर मैनकाइंड। यहाँ पर हमें पूरा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स बता रखे हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है, जैसे कि राइज सी लेवल्स, ठीक है, ड्रॉट्स हो गए, डिजास्टर्स हो गए, एट्सेट्रा। इंक्रीज ऑफ 6% in energy related carbon dioxide emissions in 2021, हाईएस्ट levels of emission ever reached। यहाँ पर हमें डाटा भी गिवन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन बॉन्ड्स। देन इसी के अंदर हमारा ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर द डाटा गिवन इन दिस यूनिट। सबसे पहले है ग्रीन बॉन्ड्स क्या है। तो ग्रीन बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू फंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। जो भी एनवायरमेंट को के बेनिफिट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो भी फंड दिया जाता है वो गवर्नमेंट दे सकती है, कॉर्पोरेशंस दे सकती हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दे सकती हैं, NGOs दे सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी इंटरेस्टेड है और कोई भी फंड दे रहा है फॉर वर्क इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी फंड दिया जा रहा है वो हमारा ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। दे हेल्प फाइनेंस इनिशिएटिव्स इन ग्रीन बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, पोल्यूशन कंट्रोल, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 7 पॉइंट्स हैं जिसमें ग्रीन बॉन्ड हेल्प करता है, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाता है, पोल्यूशन कंट्रोल करता है, नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो बेनिफिट है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। यहाँ पर हमें ग्रीन बॉन्ड्स के मेजर यूजेस दिखा रखे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद आ जाता है ग्रीन बॉन्ड्स के टाइप्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, यूज़ ऑफ प्रोसीड्स बॉन्ड्स। ये सिमिलर होता है स्टैंडर्ड बॉन्ड्स के, लेकिन ये यूज़ होता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकेंड है ग्रीन यूज़ ऑफ प्रोसीड्स रेवेन्यू बॉन्ड। रेवेन्यू बॉन्ड से ही समझ आ रहा है कि रिलेटेड टू रेवेन्यू है, जो भी बैक्ड बाय रेवेन्यू है फॉर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, वो हमारा इस टाइप में आता है। थर्ड है ग्रीन प्रोजेक्ट बॉन्ड्स सिक्योर्ड बाय अ प्रोजेक्ट्स एसेट्स एंड बैलेंस शीट। देन फोर्थ टाइप है हमारा ग्रीन सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स सिक्योर्ड बाय लार्जर एसेट पूल। अब ग्लोबल एंड इंडियन सिनारियो देख लेते हैं। ग्लोब में इसका सिनारियो क्या है एंड इन इंडिया इसका सिनारियो क्या है। ग्लोबल में वर्ल्ड बैंक आ जाता है। इट इशूड $18 बिलियन इन ग्रीन बॉन्ड सिंस 2008 इन 25 करेंसीज। जो वर्ल्ड बैंक है इसने $18 बिलियन फंड दिया है इन ग्रीन बॉन्ड्स सिंस 2008, और जो ये फंड है ये 25 डिफरेंट करेंसीज में दिया गया है। ये तो ग्लोबल था। अब इंडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट इशूज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स,
India introduced its sovereign green bond framework on November 9, 2022 to promote सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो जो सारी चीज़ें हो रही हैं, दीज आर हैपनिंग इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ ग्रीन बॉन्ड. इसके बाद यहाँ पर हमें ग्रीन बॉन्ड्स माइलस्टोन्स दिखा रखे हैं ओवर ईयर्स. तो किस तरीके से ग्रीन बॉन्ड जो फंड दिया गया है, किस किस ने दिया है. सो यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक EIB इशूड द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड. जो सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड दिया गया था वो 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया था, EIB ने. कितना था वो? 807.2 मिलियन USD. देन इन 2014 द फर्स्ट सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड दिया गया था UK के द्वारा. इन 2015 द ग्रीन बॉन्ड मार्केट हिट्स द 100 बिलियन मार्क इन रिलेटिव इशुएंस. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पूरी टेबल दिखा रखी है कि किस ईयर में कितना फंड दिया गया है फॉर ग्रीन बॉन्ड. अभी जो ग्रीन बॉन्ड है वो किस तरीके से बेनिफिट करेगा. सो इट विल मैनेज एंड कंट्रोल वेस्ट पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यूज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ बायो एनर्जी डेवलपमेंट. ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, डेवलप स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल है वो फ्यूचर में भी बेटर ही रहे, कोई हार्म ना हो इसको. फ्यूल एफिशिएंट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा बेनिफिट्स दे रखे हैं ऑफ ग्रीन बॉन्ड. इसके बाद हमारे लास्ट दो टॉपिक आ जाते हैं, ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी. अ ग्रीन इकोनॉमी फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय मिनिमाइजिंग environmental risk while promoting clean energy, efficient resources use and eco-friendly infrastructure. It aims to balance economic growth with environmental conservation and social well-being. जो ग्रीन इकोनॉमी होती है वो बेसिकली फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसमें कि जो इन्वायरमेंटल रिस्क है वो कम हो सके और जो क्लीन एनर्जी है मीन्स रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हुए हम एक बेटर इन्वायरमेंट बना सकें. ग्रीन इकोनॉमी का बेसिकली एक एम होता है कि जो ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्क चल रहा है वो अच्छी तरह चलता रहे, जिससे कि सोशल वेलबींग होता रहे. एंड इसके साथ साथ इस वर्क को करते करते जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर कोई इम्पेक्ट ना पड़े, वो एक बेटर वे में चलती रहे. देन ब्लू इकोनॉमी सेम एज ग्रीन इकोनॉमी है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है, जो ग्रीन इकोनॉमी है वो ओवरऑल वर्ल्ड का है, एज वी कैन से ऑफ लैंड. एंड जो ब्लू इकोनॉमी है इट्स ऑफ वाटर और ओशंस, वी कैन से एनीथिंग. अ ब्लू इकोनॉमी इज अ सबसेट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, focuses on sustainable use of ocean and marine resources for economic growth while preserving marine ecosystem. It includes industries that depend on ocean such as fisheries, marine tourism, shipping, aquaculture and ocean-based renewable energy. जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है वो मैराइन लाइफ को प्रिवेंट करने में और जो मैराइन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते करते मीन्स जो ओशन लाइफ है, मैराइन लाइफ है, उनका वेलबींग के साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रिजर्व करती है हमारी ब्लू इकोनॉमी. सो दिस वाज आवर ऑल ओवर यूनिट नंबर 7. तो यहाँ से हमारा SNS का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है. एंड नेक्स्ट वीडियो आपको सैम्पल पेपर की मिलेगी ऑफ दिस ईयर, जिससे कि आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी यूनिट. एंड अगर आपको किसी भी यूनिट में कोई भी डाउट हो, कि किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो, या फिर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.